आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एडीजी पीआईबी राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स को आगे लेकर यह पहुँचाते हैं और किस तरह से युवाओं के लिए कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो वो ग्रैब कर सकते हैं और कई सारे लोग जो है वो ग्रैब कर चुके हैं, लेकिन कहीं कमियां खामियां कहाँ रहती है ये भी हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक्स एंड माय थैंक्स टू यंग बाइट्स ऑल्सो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि युवाओं तक पहुंचना है या किसी भी नागरिक तक पहुंचना है तो उसमें मीडिया एक बहुत अहम भूमिका निभाता है जी। और भारत सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती हैं अपने नागरिकों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी भलाई करने के लिए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से हों, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हों, स्किल कोर्सेज से जुड़ी हों, तो वो तब तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि मीडिया उसके बारे में लिखे, उसके बारे में प्रचार करे, मीडिया इस बारे में लोगों को बताए कि किसी स्कीम के लिए बेनिफिशियरी कौन है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो आप किसको अप्रोच करें। सो दैट वे वी फील दैट एज एडीजी पीआईबी फॉर मी मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम फॉर रीचिंग आउट टू पीपल, कि लोगों तक जानकारी सही पहुँचे। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर जी। और वो पावर हमें लोगों को देनी है। जितनी जानकारी हम लोगों को देंगे उतना ही वो, मुझे लगता है, सशक्त हो जाएंगे। और जब आप सशक्त होते हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी भी इम्प्रूव करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में मान लीजिए काम स्लो हो रहा है या उतना एफिशिएंट नहीं है, या कहीं कह लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कर्मचारी किसी भी गलत वजह से टर्कोलॉजी कर रहा है, इसको टिपिकल एक कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ, लेकिन अगर वहाँ पर आने वाला बेनिफिशियरी रूल्स के बारे में जानता हो, वो कहे कि देखिए साहब मेरी एलिजिबिलिटी है क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, तो हमेशा आप देखिएगा कि सरकार आपको ज़्यादा जल्दी उस कार्य को करके देगी, क्योंकि आपके पास कोई वजह नहीं बच जाती उसको किसी भी कार्य को मना करने की। राजेंद्र जी, मुझे बताइए, जिस तरह से आपका काम रहता है, आप जगह जगह तक जाते हैं, आपका दौरा जिस तरह से अभी जम्मू का है, तो आप स्कीम्स जो है लोगों तक पहुंचाते, खासतौर से यंगस्टर्स की बात की जाए, उनको बताया जाता है कि गवर्नमेंट द्वारा क्या कुछ स्कीम जो है लाई गई है जिसे आप जो अवेल है उसे आप कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बार ऐसा देखा जाता है कि शहरवासी जो होते हैं, जो सिटी के यूथ होते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती जितनी फार फ्लंग के एरियाज़ के युवाओं को होती। तो क्या आप कमियां खामियां मानेंगे इसमें, या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उन लोगों तक अवेल हो पाती है, शहरवासियों तक नहीं हो पाती? पूजा जी, मुझे लगता है आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की और ये बहुत कम लोग इस तरफ सोचते हैं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। इट इज़ वेरी करेक्ट ऑल्सो। होता क्या है कि जब मैं किसी बड़े शहर का हिस्सा होता हूँ तो मैं और बहुत सारी सोशल मीडिया की बीमारियों का भी शिकार हो जाता हूँ। लेट मी बी वेरी फ्रैंक। जैसे आज अगर मैं डाटा की बात करूँ तो शायद देश भर में करीब 8 करोड़ इंस्टा रील डेली अपलोड होती हैं। बहुत सारी उसमें बहुत यूज़फुल भी हैं, बहुत सारी में जानकारी भी, लेकिन बहुतों में ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं युवा अपने समय का वेस्ट भी कर रहा है। लेकिन जब आप थोड़े से छोटे इलाके, इन द सेंस की ग्रुप टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की तरफ, गाँवों की तरफ, फार फ्लंग एरियाज़ की तरफ जाएँ तो कहीं ना कहीं कैरियर ओरिएंटेशन बढ़ती है, बल्कि क्योंकि वहाँ बैठे हुए व्यक्ति को लगता है, अगर कोई मान लीजिए पुंछ में, उसे लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ से निकल के जम्मू जाना है, या मुझे दिल्ली जाना है, या मुझे इंटरनेशनल एरिना में कुछ काम करना है, तो ही बिकम्स मोर कॉन्शियस। वो फिर ज़्यादा जानकारी रखता है, और जब ज़्यादा जानकारी आप रखते हो तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल भी करते हो। और क्योंकि आप सोशल मीडिया पे शायद उतना नॉन प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है वो भी हेल्प करता है। दैट इज़ इंटरेस्टिंग। बट मेरा काम एज ए एडीजी पीआईबी, मेरा मानना है कि जानकारी, चाहे वो जम्मू में बैठा हुआ नागरिक हो, चाहे पुंछ में हो, सांबा में हो, अखनूर में हो, सुचेतगढ़ में हो, या श्रीनगर में हो, या कहीं कश्मीर वैली में हो, हर जन तक हम अपनी योजनाओं की जानकारी पहुंचा सकें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड अर्लियर, इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग क्विज भी जो आपके द्वारा लेकर आए गए थे, जिसमें हिस्ट्री के बारे में हम जानकारी ले सकते थे, क्योंकि आज का टाइम जिस तरह से मोबाइल फ़ोन का है, मोबाइल फ़ोन में अपना टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, हम कभी कभी यूटिलाइज़ भी करते हैं और ज़्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं, जिस तरह से आपने खुद कहा। तो ऐसे में इस तरह की क्विज जो है वो लेकर, जो गवर्नमेंट लेकर आई थी और आपने हम तक जानकारी पहुँचाई थी, इसके अलावा भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ जो है आने वाले समय में होगी या और भी लाई जा रही, जिसमें अपनी हिस्ट्री के साथ साथ हम अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी ले सकें? इसमें अगर आप देखें ना, जो माई गॉव प्लेटफॉर्म है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, वो हमेशा बहुत इंटरेक्टिव है। उसमें लगातार कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें वी एज सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट, और विशेष तौर से हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं अपने सभी युवा साथियों को, सभी युवा बच्चों को बोलूँगा कि वो माई गॉव प्लेटफॉर्म को ज़रूर फॉलो करें। ना सिर्फ आपको उसमें गवर्नमेंट द्वारा संचालित सभी स्कीम्स के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ बहुत सारे इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी बात भी लोगों तक पहुँचा सकते हैं, सरकार तक पहुँचा सकते हैं, कंसर्न पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचा सकते हैं, प्लस किस किस स्कीम में क्या नया हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी
पीएम कुसुम योजना है जिसके थ्रू आप अपने गांव क्या की चीज़ें avail कर उसमें एक सोलर पंप लगा सकते हो, 75% सब्सिडी मिलती है। या अभी जैसे हाल ही में पीएम साहब ने विश्वकर्मा स्किल स्कीम जी। की अनाउंसमेंट की, बहुत खूबसूरत स्कीम है। 18 ऐसी कैटेगरीज, मेसन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, जिनको आमतौर पे बैंक से फंडिंग नहीं मिलती थी, अब सरकार कह रही है कि हम आपको फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कराएंगे, बहुत तरह की सब्सिडीज़ देंगे, आपको उसमें मार्केटिंग के लिए हेल्प करेंगे, आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करेंगे। तो ऐसी स्कीम्स के बारे में जब हमारा युवा पढ़ेगा तो मुझे लगता है उससे एक मदद मिलती है। कई जगह आप जाते हैं, जिस तरह से दौरे पर रहते हैं, कई सारे लोगों से इंटरेक्शन भी आपकी होती है, माइंडसेट आपको क्या लगता है उनका ये है? क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स अगर गवर्नमेंट द्वारा लाई जा रही, फिर भी जो यूथ है वो सड़कों पे उतर के कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, तो इस पर क्या कुछ विचार आपके रखेंगे? देखिए, मुझे तो इसलिए क्योंकि एज ADG PIB चंडीगढ़ आई हैव टू टेक केयर ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर इज़ माई एडिशनल चार्ज। तो मुझे लगातार मीडिया वार्तालाप के जरिए हर जगह पे पहुंचना होता है, जिससे कि पूरे हम इंटीरियर्स तक, जैसे आपने ठीक कहा कि इंटीरियर्स तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, बिल्कुल। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के समय जितनी सावधानियां बरती जानी चाहिए वो कहीं कहीं रह जाती हैं, वो दोनों तरफ से रह जाती हैं। एज ए सिटीजन मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता। और कई बार एज ए गवर्नमेंट मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मीडिया एज ए वॉच डॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उन स्कीमों पे नज़र रखते हैं और आप बताते हैं कि साहब इस स्कीम में ये कमी रह गई और यहाँ पे इस बेनिफिशियरी को ये वाला फ़ायदा पहुँचना चाहिए था पर नहीं पहुँचा, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, रिस्पॉन्सिव हो जाता है, अकाउंटेबल हो जाता है। जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो कई सारे बदलाव जो है उसमें आए हैं, और यूथ के लिए एक इजी वे जो है वो आया हुआ है। ऐसे में क्या कुछ और चीज़ें उसमें इंक्लूड की जा रही जिसके बारे में यंगस्टर्स को नॉलेज नहीं है, या क्या ऐसी चीज़ें जो अवेल कर सकते हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि जितने भी पॉलिसी चेंजेस हुए उसमें से एक ऐसा बदलाव जो आने वाले समय में भारत को एक बहुत बड़ी तरक्की की तरफ डालेगा, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और उसमें देखिए, शुरू के 2 साल तो लगभग ख़राब हुए, ख़राब इस सेंस में कि कोविड आया, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का समय नहीं था। लेकिन उसके बाद इतनी तेज़ी से उस पर काम हुआ है कि अगर आज आप देखें, इनफैक्ट आप किसी भी CBSE की वेबसाइट पर जाएं और आप पाएंगे कि लगभग हर हफ्ते एक नई तरह की डायरेक्शन स्कूल्स को जाती है, और सिर्फ डायरेक्शन नहीं जाती, प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, फैसिलिटेट किया जाता है। इनफैक्ट आप किसी भी स्कूल में जाएं तो आप पाएंगे कि लगातार एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे बहुत बड़ा फोकस है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस है, स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, स्टूडेंट्स खुद आगे बढ़कर एजुकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करें अपनी डे टू डे लाइफ में, उसके ऊपर फोकस है। सब्जेक्ट्स को चूज भी जो है इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे हम लोग जिस समय पढ़ते थे तो मुझे लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, SST और वही आपके पास एक गिना चुने ऑप्शंस होते थे। अब ऑप्शंस की संख्या बहुत बढ़ा दी गई है। आप उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स, बहुत तरह के कोर्सेज हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। बच्चे को सिर्फ ये देखना है कि वो किस में बेटर कर सकता है या उसका इंटरेस्ट किस में है। प्लस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हो रहा है, क्रेडिट ट्रांसफ़र भी होंगे। आपने 4 सब्जेक्ट्स कर लिया, आपके पास 4 क्रेडिट हो गए। अब इसके मान लीजिए आप किसी वजह से 5वें सब्जेक्ट के क्रेडिट नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, उसके बाद कर लीजिएगा, फिर उसके बेसिस पे डिग्री मिल जाएगा। जो ये क्रेडिट ट्रांसफ़र का स्कीम है वो अपने आप में बहुत कम्प्रीहेंसिव है। और हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि कई तरह के नए कोर्सेज आ गए हैं। जैसे पिछले कुछ समय पहले मैं पंजाब में NIT में NEP की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की थी, और हमें पता चला कि IIT रोपड़ और IIM अमृतसर ने मिलके कोर्सेज शुरू किया। यानी कि कुछ पोर्शन आप IIT रोपड़ में करेंगे और 1 साल फिर मैनेजमेंट का आप IIM अमृतसर में करेंगे। तो देखिए कि एक बच्चा जो BTech कर रहा था उसको साथ साथ में MBA भी मिल गया 1 साल ऐड करके। या कुछ कोर्सेज ऐसे थे जो NIT जालंधर कर रहा है और उसके साथ कुछ उसने IIM का पोर्शन जोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ को आपस में जोड़ा जा रहा है। प्लस एक और बड़ा एडवांटेज है, सपोज़ कीजिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा में कोर्स कर रहे थे, अचानक आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, अब आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अब नई स्कीम में क्या हो रहा है, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है, आपने मान लीजिए 20 क्रेडिट अर्न कर लिए, वो 20 क्रेडिट एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। आप मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं साउथ साइड में चले जाते हैं और वहाँ आपको एडमिशन लेना पड़ता है, तो आपकी ये वाली मेहनत बेकार नहीं जाएगी, वो क्रेडिट आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे और बचे हुए क्रेडिट आप वहाँ जाके ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि शिक्षा क्षेत्र में बराबरी
इन चीज़ों से बहुत बड़े लेवल पे आएगी। एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें अवेल करना, जिस तरह से अभी कुछ समय पहले आपने बताया कि यहाँ पर ये चेंजेस जो है वो आती रहती है, वो कहाँ पर किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई ऐप है, ये कोई वेबसाइट है जहाँ पर यंगस्टर जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या नई स्कीम्स आ रही हैं, क्या कुछ चेंजेस जो है वो आई जा रही है? वो एक प्लान उन्हें बता दीजिए हमारे मीडियम से कि किस तरह से वो अवेल कर सकते इसमें तो जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो माई गॉव जी, जी। प्लेटफॉर्म। माई गॉव प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड लिंक टू वर्चुअली एवरी गवर्नमेंट स्कीम। हैं? जी, दूसरा मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के नाते से अगर मैं कहूँ तो स्टूडेंट्स को सीबीएसई की साइट को फॉलो करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सीबीएसई की साइट को मॉनिटर करें, उसमें हर नए बदलाव के बारे में जानकारी, और वो बदलाव की जानकारी सीबीएसई के थ्रू नहीं, वो आपके स्कूल्स के थ्रू भी डायरेक्टली आपको मिल रही है। जहाँ पर रही हायर एजुकेशन से जुड़े हुए बदलावों की बात, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो उस टाइप की हमारे हायर इंस्टीट्यूशंस की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको फॉलो करें। अपनी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें भी बच्चा पढ़ रहा है उसकी क्योंकि एक बड़ी क्रांति जो पिछले कुछ सालों में हुई, डिजिटल क्रांति जिसको हम बोल सकते हैं, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी और मुझे लगता है एज एवरी इंडियन सिटीजन शुड रिजॉइस इन द फैक्ट कि लास्ट ईयर जितने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पूरी दुनिया में हुए उसका 44% अकेले भारत में हुए। आप सोच के देखिए कि आज से कुछ साल पहले तक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे हम हर चीज़ उनको फॉलो करते थे। पर बात है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, हम उन कंट्रीज़ को लीड कर रहे हैं। बहुत सारे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ अफ्रीका की तरफ से जितने भी हमारे उस तरफ से नेशंस हैं वो हमारे साथ टाई अप कर रहे हैं पेटीएम या इस तरह के डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए। हमारा यूपीआई का जो पूरा कंसेप्ट है वो पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हुआ है, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि आपको अगर बाहर जाके रेडी पे 20 रुपये की चीज़ खरीदनी है तो उसके पास एक स्कैनर है, आप 20 रुपये की पेमेंट उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। 10 रुपए की, मतलब छोटी से छोटी इतना बड़ा रिफॉर्म दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हुआ। तो जैसे हमारे पीएम साहब ने कहा था आपदा में अवसर, मुझे लगता है कोविड में चीज़ें फिजिकली रुकी, हमने उसको एक अवसर में परिवर्तित किया और देश को एक डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ डाला। मैं अपने युवाओं को ये भी बोलूँगा कि डिजिटल क्रांति का फ़ायदा उठाएं। बहुत सारे कोर्सेज डिजिटली अवेलेबल हैं, आप वहाँ से कोर्स कर लीजिए। अजित जी, जिस तरह से बड़े सारे कोर्सेज अवेलेबल है, स्टूडेंट्स का फ़ायदा भी उठाते हैं। एक जिस तरह से आपने ये भी बताया कि मीडिया इंटरेक्शन आपकी समय समय पे होती रहती है, लेकिन एक मीडिया का जो आज के समय में रोल होना चाहिए, क्या वो है? क्या आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया? क्योंकि एक हम मीडिएटर रहते हैं लोगों तक स्कीम पहुँचाने में, लेकिन आज के समय में जिस तरह से मीडिया की तादाद बढ़ते जा रही है, तो क्या लगता है वो अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पा रहे हैं या नहीं? मुझे लगता है टू वे प्रोसेस है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना सरकार की जिम्मेदारी है, उस पॉजिटिव कम्युनिकेशन को लोगों तक पहुंचाना मीडिया की जिम्मेदारी है। जितना मैं कंटेंट मीडिया को प्रोवाइड करूंगा, जैसे मैं अपना एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि हम समय समय पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीडिया वार्तालाप करते हैं। हम लोगों ने बारामूला में किया, पुंछ में किया, सांबा में किया। जितना हम ज़िले लेवल पर मीडिया से बातचीत करते हैं, जो जानकारी सिर्फ जम्मू या श्रीनगर तक या चंडीगढ़ तक या दिल्ली तक सीमित रहती थी, अब वो छोटे छोटे ज़िलों तक पहुंच रही है। हम लोग गांडरबल भी गए। मेरा सवाल ये था, वो पहुंच रही है, वो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ग्रैब कर रहे हैं या वो निभा पा रहे हैं या नहीं? जितना भी आप देख रहे हैं आज के समय में, या कुछ ही ऐसे हैं जो निभा पा रही हैं, कुछ है ऐसे नहीं निभा पा रही हैं? जो गवर्नमेंट की स्कीम एक्चुअल में होती है उसे तोड़ मोड़ के दिखाया जाता है या क्या कुछ होता है? देखिए, इसमें किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया आया, लगभग हर व्यक्ति एक एडिटर है। आज की तारीख में अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना है तो आपके पास जर्नलिज्म की क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति हैं वेब पोर्टल्स पे हैं जो वेब पोर्टल्स भी संचालित कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि उनके पास जर्नलिज्म का बैकड्रॉप हो। लेकिन कितनी जिम्मेदारी से हम निभा रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं मेरे अपने व्यक्तित्व पे निर्भर करता है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा, PIB फैक्ट चेक, इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको कहीं भी लगे कि कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म किसी पे भी हो, सोशल मीडिया पे हो, वेब प्लेटफॉर्म हो, कोई प्रिंट न्यूज़पेपर हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, आपको लगता है कि वो कोई ऐसी जानकारी दे रहा है जिसको ऊपर आपको शक हो या आपको लगे कि तथ्यों पे आधारित नहीं है, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, सम र्यूमर इज़ बीइंग स्प्रेड, तो मैं चाहूँगा कि आप PIB फैक्ट चेक सीरीज़ का फ़ायदा उठाएं। PIB फैक्ट चेक के नाम से ट्विटर हैंडल भी है। PIB फैक्ट चेक का अगर आप सर्च करेंगे तो आप उसको पूरी डिटेल्स आपको गूगल पे मिल जाएगी कि किस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। वो PIB द्वारा स्टार्ट की हुई एक ऐसी बेहतरीन सर्विस है जिसमें आप किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी को रोकने में मदद प्राप्त करते हैं। अभी तक कितने रिस्पॉन्स जो है उस जो आप बता रहे हैं किस पे आया हुआ है PIB की जो साइट है? देखिए, नंबर्स तो मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि दिल्ली से संचालित है। एज ADG PIB वी आर ओनली कम्युनिकेट और वी रिस्पॉन्ड टू देम इन टर्म्स ऑफ वट एवर इज क्वेश्चन, लेकिन उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। और पीछे इनफैक्ट पार्लियामेंट तक ये बात उठी कि PIB फैक्ट चेक ने कुछ गलती को सुधारा, तो यानी कि ये एक्नॉलेज भी हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोग उसको बहुत बड़े लेवल पे यूज़ भी कर रहे हैं। जर्नलिस्ट के लिए क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है?
देखिए माई मैसेज टू द जर्नलिस्ट इज़ वेरी सिंपल। क्योंकि आप जिस तरह Yes, से शुरू में आपने exactly. बोला कि वो आगे पहुंचाते हैं, आप उनको पहुंचाते हैं, वो आगे पहुंचाते हैं, तो ऐसे देखिए मीडिया इज़ द आइज एंड ईयर्स फॉर द में गवर्नमेंट। जी ऐसे ही आपको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहा गया। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप एक तरह से वॉचडॉग हैं गवर्नमेंट के। जी गवर्नमेंट क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है, इसके वॉचडॉग आप हैं। सही कर रही है तो वो भी ज़मीन तक पहुंचाइए, और गलत कर रही है तो बिल्कुल फीडबैक दीजिए, उसके ऊपर स्टोरीज कीजिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए, इट इज़ ऑलवेज वेलकम। बट जहाँ पर कहीं हम किसी गलत सोच की वजह से, किसी खास प्रभाव की वजह से जी कोई एजेंडा पे काम करें, या किसी प्रोपेगेंडा पे काम करें, या रिलीजियस बेसिस पे काम करना शुरू कर दें, या सोसाइटी में कुछ डिफरेंसेस को बढ़ाएं, मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा हमें सचेत होने की आवश्यकता है। बट ऑन द होल माय एक्सपीरियंस एज एडीजी पीआईबी चंडीगढ़ हैज़ बीन पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू मीडिया इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का मीडिया बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्रोएक्टिव है, सरकार के डेवलपमेंट वर्क्स में बहुत अच्छे से योगदान दे रहा है। हम जितनी भी पीआईबी से प्रेस रिलीज इशू करते हैं, जितनी नई जानकारी प्रोवाइड करते हैं, मैंने देखा है आम तौर पे यहाँ पर मीडिया उसको पॉजिटिवली कैप्चर भी कर रहा है, उसको स्पेस भी दे रहा है। फॉर दैट आई मस्ट थैंक द एंटायर मीडिया इन जम्मू एंड कश्मीर। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ जगहों पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ एडीजी राजेंद्र जी थे, जिन्होंने तमाम स्कीम्स के बारे में बताया कि गवर्नमेंट द्वारा कई तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है। ज़रूरत है हमें उस प्लेटफॉर्म तक जाने की और देखने की कि क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ चेंजेस है। सभी जो चेंजेस जो है लाई जाती है वो हम लोगों की बेटरमेंट के लिए लाई जाती है। तो उम्मीदें करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आएगा और ज़रूर आप उन स्कीम्स को अवेल करेंगे। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।